ये एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर 3 पर बनाए गए वीडियो का पार्ट 2 है। ये चैप्टर मेनली दिल्ली सल्तनत के बारे में है, जो कि 5 डायनेस्टी से मिलकर बना। अर्ली तुर्की रूलर्स, खालजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, इन पांचों से मिलकर दिल्ली सल्तनत बना। वीडियो के इस पार्ट में हम खालजी और तुगलक डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। दिल्ली सल्तनत को कंसोलिडेट करने के लिए, इसके किंगडम को संगठित करने के लिए रिलायबल गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत थी। अर्ली दिल्ली सुल्तान सब जो होते थे वो स्लेव खरीदते थे मिलिट्री सर्विस के लिए, जिसको कि बंदागन कहा जाता था पर्शियन में। तो अर्ली दिल्ली सुल्तान स्पेशली इल्तुतमिश जो थे, ये एरिस्टोक्रेट्स और लैंडेड चिफ्टेंस मतलब सामंत और ज़मींदार जो होते थे, उनको गवर्नर बनाने के बजाय अपने जो इनके गुलाम होते थे, स्लेव जो होते थे, उनको गवर्नर बनाना ज़्यादा प्रेफर करते थे। और इन गुलामों को राज्य के इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस के लिए सावधानीपूर्वक ट्रेनिंग दिया जाता था। और चूँकि वे अपने मास्टर पर पूरी तरह से डिपेंड होते थे, इसलिए सुल्तान भी उन पर विश्वास कर सकते थे और उस पर डिपेंड हो सकते थे। अब है स्लेव्स रेदर देन सन्स, मतलब बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को एडवाइस दी जाती थी कि एक गुलाम जिसको कि खरीदा गया है और उसको पाला पोसा और बढ़ाया गया है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरे लाइफ टाइम में एक योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि एक योग्य और अनुभवी गुलाम जो होते हैं वो बेटे से बढ़कर होते हैं। खालजी और तुगलक बंदगान मतलब वो स्लेव जिनको ये मिलिट्री सर्विस के लिए खरीदते थे, उनका इस्तेमाल करते रहे। और इसके साथ ही निम्न वर्ग के लोग जो इनके क्लाइंट होते थे, क्लाइंट वैसे लोग जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं और उनका प्रोटेक्शन उन्हें मिलता है। तो खालजी और तुगलक जो निम्न वर्ग के लोग होते थे, जो उन पर आश्रित होते थे, उनको हाई पॉलिटिकल पोजीशन देते थे, उनको जनरल और गवर्नर के रूप में नियुक्त करते थे। लेकिन इससे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी मतलब राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। स्लेव और क्लाइंट्स जो होते थे वो अपने मास्टर और पैट्रॉन मतलब जो संरक्षक उनके होते थे, उनके प्रति तो लॉयल होते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी के प्रति लॉयल नहीं होते थे, क्योंकि जितने भी सुल्तान होते थे उनका अपना सर्वेंट होता था। और इसलिए नए रूलर के सिंहासन पर बैठते ही पुराने नोबल्स मतलब पुराने सरदार और नए सरदारों के बीच कन्फ्लिक्ट होने लगता था। और सुल्तानों द्वारा निम्न वर्ग के जो लोग थे उनको हाई पोस्ट देने की वजह से वहाँ के जो उच्च वर्ग के लोग थे वो भी शॉक्ड रहते थे। और इसके लिए पर्शियन तवारीख के ऑथर्स, पर्शियन तवारीख के जो लेखक सब थे, उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है। अब जानते हैं सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अंडर किस किस वर्ग के लोग काम करते थे, हाई पोस्ट उनको मिला हुआ था। मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमर, एक वाइन डिस्टिलर था, शराब खरीदने वाला, बेचने वाला, बनाने वाला और बेचने वाला। उसके बाद फिरोज हजाम, एक बार्बर नाई। उसके बाद मनका तबक, एक कुक। उसके बाद 2 गार्डनर, लधा और पीरा। इन सब को हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दिया था मोहम्मद तुगलक ने। जियाउद्दीन बर्नी जो कि मिड 14th सेंचुरी के क्रॉनिकलर थे, उन्होंने ये जितने भी नियुक्ति थे
अपॉइंटमेंट्स उसको सुल्तान के पॉलिटिकल जजमेंट का नाश और रूल करने की इनकैपेसिटी का उदाहरण बताया है। पहले के सुल्तानों की तरह ही खालजी और तुगलक ने भी मिलिट्री कमांडर्स को अलग अलग साइज वाले टेरिटरी क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया। ये लैंड्स इक्ता कहलाते थे और इनके जो होल्डर होते थे वो इक्तादार या फिर मुक्ति कहलाते थे। मुक्ति का काम था मिलिट्री कैंपेन को लीड करना और अपने इक्ता में लॉ और ऑर्डर बनाए रखना, और मिलिट्री सर्विस के बदले सैलरी के रूप में इन्हें अपने असाइनमेंट्स मतलब अपने इलाके से इन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था, और इसी रेवेन्यू से वो अपने सोल्जर्स को, अपने सैनिकों को भी सैलरी दिया करते थे। और रूलर्स के लिए इन मुक्तिज पर कंट्रोल करना ज़्यादा प्रभावित तब होता था जब उनका जो ऑफिस था मुक्तिज का वो इनहेरिटेबल ना हो, मतलब वंश परंपरा से ना चले, और उनको जो इक्ता दिया जाता था वो कुछ ही समय के लिए दिया जाता था और कुछ ही समय बाद उन्हें फिर शिफ्ट कर दिया जाता था। इस तरह से रूलर इन पर कंट्रोल कर पाते थे। अलाउद्दीन खालजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम में उनके साम्राज्य में इन सब नियमों का कठोरतापूर्वक पालन किया जाता था। मुक्ति जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसका हिसाब रखने के लिए स्टेट द्वारा, राज्य द्वारा अकाउंटेंट अपॉइंट किया जाता था, और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति उतना ही कर वसूले, उतना ही टैक्स वसूले जितना स्टेट ने निर्धारित कर रखा है, और जितने सोल्जर की ज़रूरत हो उतना ही सोल्जर रखे। जब दिल्ली के सुल्तान ने सिटी से दूर का जो एरिया था, आंतरिक इलाका, उसको जब अपने कंट्रोल में कर लिया तो वहाँ के जो सामंत थे और ज़मींदार थे मजबूरन उन्हें सल्तनत की अथॉरिटी एक्सेप्ट करनी पड़ी, सल्तनत का सत्ता स्वीकार करना पड़ा। अलाउद्दीन खालजी के शासनकाल में लैंड रेवेन्यू के असेसमेंट और कलेक्शन का जो काम था वो स्टेट अपने कंट्रोल में ले लिया, और वहाँ के जो लोकल चिफ्टेंस थे, लोकल सामंत जो थे, जिनको अपने एरिया में टैक्स लगाने का अधिकार था, उनसे वो अधिकार भी छीन लिया गया, और यहाँ तक कि उनको भी टैक्स पे करने के लिए मजबूर किया गया। सुल्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे वो लैंड मेजर करते थे और उसका हिसाब भी रखते थे। कुछ जो पुराने चिफ्टेंस थे, पुराने सामंत थे और पुराने ज़मींदार थे, वो रेवेन्यू कलेक्टर और असेसर्स के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। 3 तरह का उस टाइम पे टैक्स था। कल्टीवेशन पे जो टैक्स था उसको खराज कहा जाता था, और जो किसानों की उपज होती थी उसका 50% था ये टैक्स। इसके बाद कैटल पर, हाउसेस पर, इस सब पर भी टैक्स लिया जाता था। खराज के अलावा और भी टैक्स लगाए जाते थे, जैसे कि खुम्स, ज़कात और जजिया। खुम्स युद्ध में लूटे गए धन पर लगने वाला टैक्स था। इस धन का 1/5 सुल्तान का होता था और 4/5 सैनिकों का होता था। इसके बाद है ज़कात। ये एक रिलीजियस टैक्स था जिसके अंडर सभी मुस्लिमों को अपने एनुअल सेविंग्स का 1/4 पार्ट जो ज़रूरतमंद होते थे या फिर यात्री होते थे, ट्रैवलर्स, उनको देना होता था। ऐसा माना जाता है कि ये जो टैक्स ज़कात था ये प्रॉफिट के द्वारा शुरू किया गया था और इसे सभी मुस्लिमों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। हालांकि ज़कात रूलर्स द्वारा लगाए जाने वाला टैक्स नहीं था, लेकिन फिर भी फिरोज़ शाह तुगलक के टाइम में ज़कात रेगुलर टैक्स के रूप में वसूला जाता था और इसके लिए एक
सेपरेट अकाउंट रखा जाता था। सल्तनत और मुगल काल में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर मुस्लिम के जो ट्रेडर्स होते थे उनसे 2.5% ज़कात वसूला जाता था। अब है जजिया। ये नॉन मुस्लिम द्वारा पेड किया जाने वाला टैक्स था, जिससे उनको स्टेट के द्वारा जिम्मीज या फिर प्रोटेक्टेड पीपल का स्टेटस मिलता था। सल्तनत पीरियड में इसकी वसूली खराज के साथ ही की जाती थी, खराज जो कि कल्टीवेशन पे टैक्स लगता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के टाइम में जजिया को एक सेपरेट टैक्स के रूप में रखा गया। अभी भी सब कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल से बाहर था। बंगाल जैसे दूर के प्रोविंसेस पर दिल्ली से कंट्रोल करना मुश्किल काम था। उन्होंने जैसे ही सदर्न इंडिया पर विजय हासिल की, उसके तुरंत बाद ही वो पूरे रीजन फिर से स्वतंत्र हो गए। यहाँ तक कि गंगेटिक प्लेन में भी जो घने जंगल वाला एरिया था, उसमें भी जो सुल्तान के फोर्स थे वो घुसपैठ नहीं कर पाते थे। इन क्षेत्रों में लोकल चिफ्टेंस मतलब जो लोकल सरदार होते थे उनका शासन चलता था। कभी कभी अलाउद्दीन खालजी और मोहम्मद तुगलक जैसे रूलर इन एरिया में अपना कंट्रोल तो कर लेते थे, लेकिन बहुत कम टाइम तक इनका कंट्रोल यहाँ रह पाता था। 14वीं सेंचुरी में अफ्रीका के मोरक्को से आए एक ट्रैवलर इब्न बतूता ने ये लोकल चिफ्टेंस सब जो थे, जो फॉरेस्टेड एरिया के जो सरदार थे, उनके बारे में बताया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बैम्बू ग्रोव से बांसों के झुंडमुटों में। उसने इंडिया के बैम्बू के बारे में बताया है कि इंडिया के बैम्बू खोखले नहीं होते और ये काफ़ी बड़े होते हैं। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे हुए होते हैं कि इन पर आग का भी असर नहीं होता। तो कुल मिला के ये बांस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सरदार इन्हीं जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए दीवार की तरह, किले की दीवार की तरह काम करता है। उनके कैटल और क्रॉप्स भी इसके अंदर ही रहते हैं। इनके लिए यहाँ पर पानी भी उपलब्ध होता है, पानी जो रेन वाटर से कलेक्ट किया गया होता है। इसलिए इन्हें बिना पावरफुल आर्मी के हराया नहीं जा सकता। चंगेज खां के अंडर मंगोलों ने 1219 में नॉर्थ ईस्ट ईरान में ट्रांस ओशियाना, जो कि अभी उज्बेकिस्तान है, यहाँ पर हमला किया और उसके जस्ट बाद ही दिल्ली सल्तनत को भी उनका हमला झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खालजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में मंगोलों का हमला दिल्ली सल्तनत पर ज़्यादा बढ़ गया और इससे मजबूर होकर दोनों सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। लेकिन इतनी बड़ी सेना को संभालना एक बड़ा चैलेंज था। अब एक बार फिर से टेबल 1 की ओर चलते हैं। तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी का 1526 तक दिल्ली और आगरा पर राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे साउथ इंडिया में सारे इंडिपेंडेंट रूलर्स राज करने लगे थे। इसी काल में अफगान और राजपूत जैसे नए रूलिंग ग्रुप भी इमर्ज होकर आए। इस पीरियड में एस्टैब्लिश्ड कुछ स्टेट जो थे वो छोटे तो थे लेकिन बहुत ही पावरफुल थे और उनका प्रशासन भी बहुत अच्छे से चल रहा था। शेर शाह सूर, जिसका टाइमलाइन है 1540 to 1545, उसने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से टेरिटरी के मैनेजर के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की। शेर शाह सूरी ने मुगल एम्पेरर हुमायूं को 2 बार हराया, एक बार चौसा के युद्ध में और दूसरी बार कन्नौज में।
उसने दिल्ली पर कैप्चर करके अपना डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया, सुर डायनेस्टी। हालांकि सुर डायनेस्टी केवल 15 वर्षों तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी के बहुत सारे तरीके अपनाकर प्रशासन को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बना दिया। मुगल एम्पेरर अकबर ने जब मुगल एम्पायर कंसोलिडेट किया, संगठित किया, तो उसने भी शेरशाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको मॉडल के रूप में फॉलो किया। तो ये था सल्तनत पीरियड के बारे में। अगले चैप्टर में हम जानेंगे मुगल पीरियड के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में।